नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे वर्ल्ड वॉर 2 ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। आपको लगता होगा कि वॉर खत्म हुई और शांति आ गई, राइट? पर सच्चाई तो ये है कि मानव इतिहास के इस सबसे भयंकर और जानलेवा युद्ध का अंत दरअसल एक नए और भी विशाल ग्लोबल स्टैंड ऑफ की सिर्फ एक शुरुआत थी। तो चलिए आज की इस चर्चा में इस कहानी के अंदर छुपे सस्पेंस को थोड़ा गहराई से समझते हैं। 70 से 85 मिलियन। एक बार इस नंबर के बारे में सोचिए। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि हम इसकी ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। ये उस तबाही का स्केल है जो इस युद्ध ने पीछे छोड़ी थी। जब आखिरकार धुआं छाटा तो यूरोप और एशिया के राख बन चुके शहरों में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी सत्ता का एक खाली शून्य पैदा हो गया था। पुरानी ताकतें बिल्कुल खत्म हो चुकी थीं। ओके, तो थोड़ा पीछे चलते हैं और इसमें गहराई से उतरते हैं। पैसिफिक से लेकर यूरोपियन थिएटर्स तक फैले इस विशाल युद्ध में जब अलग अलग मोर्चों पर एक्सिस पावर्स की पूरी तरह हार हुई तो इसने सदियों पुराने इंपीरियल वर्ल्ड ऑर्डर को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। दुनिया अचानक एक नए दौर की चौखट पर खड़ी थी, जहां सब कुछ पहले से अलग होने वाला था। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला फेज। कैसे दोस्त बने दुश्मन और युद्ध के बाद का ये पावर वैक्यूम आखिर कैसे भरा गया। युद्ध के दौरान तो यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जीतने के बाद ही उनके बीच धोखे और डर की दीवारें खड़ी होने लगी। दोनों नई महाशक्तियों का दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स का प्लान था कैपिटलिस्ट, डेमोक्रेटिक और यूरोप को दोबारा आर्थिक रूप से खड़ा करने वाला उनका मार्शल प्लान, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का विजन था कम्युनिस्ट, सेंट्रली प्लान्ड और ईस्टर्न यूरोप में अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच यानी बफर जोन बनाना। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस देख रहे हैं कि इन बिल्कुल अलग विचारधाराओं का टकराव कैसे हुआ जब दोनों ने यूरोप के खंडरों पर अपना दावा पेश किया। ये म्यूचुअल डर और असंतोष ना बिल्कुल एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह बढ़ रहा था। जैसे पोलैंड की नई सरकार को लेकर दोनों में जबरदस्त मतभेद थे। देखिए, सोवियत यूनियन ने इस युद्ध में अपने लगभग 27 मिलियन लोग खोए थे, तो स्टालिन का प्लान बिल्कुल क्लियर था कि एक तगड़ा बॉर्डर बफर बनाया जाए ताकि उन पर फिर से कभी हमला ना हो। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी और उस वक्त एटॉमिक बॉम्ब पर सिर्फ उन्हीं का कंट्रोल था। तो अमेरिका को यही डर खाया जा रहा था कि कहीं एक नया टोटलिटेरियन रिजीम पूरे यूरोप पर कब्जा न कर ले। ये दोनों ही साइड्स की एक म्यूचुअल पैरानोया थी, जहां कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। और इसी डर और शक के बीच गिरती है आयरन कर्टन और शुरू होता है यूरोप का विभाजन। इस टाइमलाइन को देखिए, पुराने नक्शे हमेशा के लिए बदल रहे थे। एक हारे हुए और कई हिस्सों में बांटे गए जर्मनी के ऊपर एक भयानक साया पड़ रहा था। 1945 की याल्टा कॉन्फ्रेंस, ठीक उसके बाद जापान पर एटॉमिक बॉम्ब्स का गिरना, 1946 की आयरन कर्टन स्पीच, 1947 का ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और आखिर में 1949 में नेटो बन जाना। आप फ्लो देखिए, सिर्फ 4 साल के अंदर हमारी दुनिया नाजुक शांति बैठकों से निकलकर खुले और खौफनाक मिलिट्री अलायंसेस की दुश्मनी में तब्दील हो गई। इस अचानक हुए बदलाव को अगर कोई एक सेंटेंस सबसे अच्छे से डिफाइन करता है तो वो है विंस्टन चर्चिल की ये मशहूर स्टेटमेंट। उन्होंने बहुत ही क्लियर शब्दों में पॉइंट आउट किया कि कैसे एलाइड फोर्सेस की जीत के उजाले के ठीक बाद पूरे कॉन्टिनेंट के बीचों बीच एक आयरन कर्टन यानी लोहे का पर्दा गिर चुका है। ये एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत दीवार थी जिसने ईस्ट को वेस्ट से पूरी तरह और लगभग हमेशा के लिए काट कर रख दिया। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है एक और बड़ा कदम, $13 बिलियन। आज के हिसाब से सोचें तो ये रकम सैकड़ों बिलियन के बराबर होगी। ये वो मैसिव आर्थिक इंजेक्शन था जो मार्शल प्लान के तहत वेस्टर्न यूरोप को दोबारा खड़ा करने के लिए अमेरिका ने लगाया। लेकिन जैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सोवियत यूनियन ने इस प्लान को बहुत ही शक की नज़र से देखा और इसे अपने खिलाफ एक चाल माना। फिर आती है 1948 की बर्लिन ब्लॉकेड और ये टेंशन अचानक अपने पीक पर पहुंच जाती है। सोवियत यूनियन ने जर्मनी के अंदर मौजूद बर्लिन के वेस्टर्न ऑक्यूपेशन जोन पर पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी। रास्ते, सप्लाईज, सब कुछ बंद। ये अमेरिका और वेस्ट की हिम्मत और उनके रुकने के इरादों का एक बेहद गंभीर और बड़ा टेस्ट था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इस आमने सामने की टक्कर और नाकाबंदियों का अंजाम वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला था? सोचकर देखिए,
क्या दुनिया इतनी जल्दी एक और भयानक ग्लोबल युद्ध झेलने के लिए तैयार थी? इस एक सिंगल सवाल ने उस वक्त पूरी दुनिया की सांस अटका दी थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा फेज, द न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ। एक ऐसा टाइम बॉम्ब जो बस फटने ही वाला था। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो टेक्नोलॉजी आई उसने एटॉमिक वेपन्स तो बना दिए थे, पर अब नया डर ये था कि इन्हीं नई तकनीकों की वजह से ह्यूमैनिटी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था। इस चिलिंग सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत था 1949 का ऑपरेशन ड्रॉप शॉट। ये अमेरिका का एक टॉप सीक्रेट कंटिंजेंसी प्लान था, जिसमें तय ये हुआ था कि अगर सोवियत यूनियन गलती से भी वेस्टर्न यूरोप पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो अमेरिका काउंटर अटैक में एक बेहद विशाल न्यूक्लियर और कन्वेंशनल बॉम्बिंग कैंपेन शुरू कर देगा। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस डरावने माहौल ने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे हम मैड कहते हैं। ये एक अजीब और विरोधाभासी नियम था, जहां दुनिया खत्म होने के डर ने ही असली युद्ध को रोके रखा। दोनों साइड्स अच्छे से जानती थी कि किसी एक ने भी एटॉमिक वेपन्स चलाए तो कंप्लीट तबाही पक्की है और दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। और दोस्तों, इसी अनोखी दुश्मनी को आगे चलकर औपचारिक रूप से कोल्ड वॉर का नाम दिया गया। एक ऐसी सिचुएशन जहां खुले मैदान में आमने सामने की लड़ाई नहीं हो रही थी। उसकी जगह जासूसी, पॉलिटिकल सबवर्जन, रेड स्केयर और कोरिया जैसे प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स ने ले ली। युद्ध अब हथियारों से कहीं ज्यादा छल, कूटनीति और दिमाग से लड़ा जा रहा था। और अब आखिर में आइए देखते हैं कि इस पावर वैक्यूम से एक नया ग्लोबल ऑर्डर यानी आज का आधुनिक विश्व कैसे बना। इस पूरी आग, राख और पॉलिटिकल उलटफेर से कुछ ऐसी स्थायी व्यवस्थाएं निकल कर आईं जो आज तक दुनिया पर असर डालती हैं। जैसे सबसे बड़ा बदलाव था पुराने एम्पायर्स का कंप्लीटली गिर जाना। ब्रिटेन और फ्रांस अंदर से बुरी तरह कमजोर हो चुके थे। इसका असर ये हुआ कि एशिया और अफ्रीका में आजादी की एक नई लहर दौड़ पड़ी और सदियों पुराने कॉलोनियल एम्पायर्स तेजी से खत्म होने लगे। इन्हीं नए आजाद हुए देशों ने इस बाइपोलर दुनिया में अपना रास्ता ढूंढते हुए आगे चलकर नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत की। इन्हीं बदलावों के बीच भविष्य में ऐसी तबाही रोकी जा सके और शांति को बढ़ावा मिले, इसके लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मकसद था कलेक्टिव सिक्योरिटी के जरिए आक्रामक युद्धों को इलीगल बनाना और ग्लोबल डिप्लोमेसी के लिए एक खुला मंच तैयार करना। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल है वो ये कि यूएन बनने के बाद जो युद्ध जीतने वाले मेन देश थे, अमेरिका, सोवियत यूनियन, यूके, फ्रांस और चाइना, उन्होंने अपने आप को परमानेंट वीटो पावर के जरिए इस नई दुनिया के ग्लोबल पुलिसमैन के रूप में सेट कर लिया। तो आप देख सकते हैं 1945 की ये लेगेसी सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रह गई। वर्ल्ड वॉर 2 के इस खत्मे ने ही मॉडर्न सुपर पावर्स, न्यूक्लियर डिटेरेंस की स्केरी रियलिटी, ह्यूमन राइट्स के नए फ्रेमवर्क और बटे हुए देशों को जन्म दिया। ये सारी चीजें हमारी आज की दुनिया का एक मजबूत आधार हैं। जाते जाते मैं आपसे एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। आज जब हमारी दुनिया में ग्लोबल अलायंसेस रोज बदल रहे हैं और नई तकरारें सामने आ रही हैं, तो क्या हम आज भी उस 1945 के पावर वैक्यूम और उस आयरन कर्टन की लंबी परछाई में जी रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिए। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सफर ने इतिहास के इन पन्नों को आपके लिए और भी रोचक बना दिया होगा।